नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक उन भारतीय राजनीतिक विचारकों के तत्कालीन दिए गए विचारों पर है जो उस समय की परिस्थिति में विद्यमान थे। उस समय जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के बारे में जिन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने अपने अपने मत व्यक्त किए, उसमें आज हम लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को हम कैसे याद रखते हैं? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इनका जन्म जो है 1866 में मुंबई प्रांत के कोल्हापुर जिले में हुआ था और इनके पिता का कम आयु में देहांत होने पर उनकी शिक्षा दीक्षा में दिक्कतें आईं। उन्हें अपनी शिक्षा ग्रहण करने में बहुत ही पीड़ाओं का सामना हुआ। 20 वर्ष की आयु में उनको टीचर नियुक्त किया गया। उनको अध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया और आगे चलकर ये फॉर्च्यूनर कॉलेज में कन्वर्ट हुआ और उसमें ये प्रिंसिपल से रिटायर हुए। उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी जो व्यवस्था थी, जो भारतीय शासन व्यवस्था पर, उसके वो संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर अपने आप को महत्वपूर्ण मानते थे। जो जस्टिस रानाडे थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। उनकी जो राजनीतिक संस्था थी, सार्वजनिक सभा का मंत्री उनको बनाया गया और उनकी जो क्वार्टरली रिव्यू थी, उसका उन्होंने संपादन किया। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 में उन्होंने अधिवेशन की, जो बनारस में अधिवेशन हुआ, उसकी उन्होंने अध्यक्षता भी की। 1897 में वे बेवली आयोग के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए इंग्लैंड गए थे। बेवली आयोग 2 मुख्य प्रश्नों पर विचार के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें पहला था, क्या भारत पर ऐसा कोई वित्तीय भार है जिसे न्याय की दृष्टि से इंग्लैंड को वहन करना चाहिए? दूसरा, भारतीय वित्त की समीक्षा। 1905 में गोखले ने हाब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष अपने विचार भी रखे। आज हम इसी कड़ी में गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में बात करते हैं। गोखले इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने बड़ी मन से अपने भारत के प्रति उनका जो प्रेम उद्गार था, उसको उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में व्यक्त किया। जो गोविंद रानाडे थे, उनको उन्होंने अपना गुरु माना और इसके साथ ही जो भारत की तत्कालीन व्यवस्था चल रही थी, उसके बारे में उन्होंने उनसे डिस्कस किया कि किस प्रकार भारत की व्यवस्था पर हमारे विचार व्यक्त किए जा सके।
गोखले में प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना थी और इस भावना ने उन्हें आंदोलन के मार्ग से अलग रखने का कार्य किया। इसके अतिरिक्त गोखले रानाडे के शिष्य थे और रानाडे से उन्हें एक निश्चित राजनीतिक दृष्टिकोण मिला था। गोखले पर एक अन्य उदारवादी नेता जैसे फिरोज शाह मेहता का भी बहुत बड़ा प्रभाव था। वे अपने हृदय और मस्तिष्क पर उस व्यवस्था को हावी नहीं होने देते थे। उनके इस स्वभाव और समस्त शिक्षा दीक्षा ने उन्हें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति विश्वास उत्पन्न कर दिया था। उन्हें रचनात्मक राजनीतिज्ञ के रूप में कार्य करने की प्रेरित किया था। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो आंदोलन का मार्ग अपनाकर तुरंत ही देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात को अविवेकपूर्ण और अव्यवहारिक समझता था। जो संवैधानिक विकास के मार्ग को अपनाकर धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ने की बात सोचता है, उनके राजनीतिक चिंतन की कुछ बातें हम बात करते हैं आज। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास। गोखले ने मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास था और शिक्षा दीक्षा ने उनमें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न कर दी थी। उन्हें अंग्रेज जाति की अंतरात्मा में विश्वास था। दादा भाई की भांति वे सदैव आशा किया करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीतिज्ञता का उदय होगा और भारत के साथ न्याय किया जाएगा। इसलिए ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता का बखान करते हुए वे भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश देते थे और ब्रिटेन की उदारता और न्यायप्रियता को जगाते हुए उन्हें भारत के प्रसंग में उदार आचरण का परिचय देने के लिए प्रेरित करते थे। 1902 में अपने एक बजट भाषण में उन्होंने विचार व्यक्त किए थे कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह महसूस कराया जाना चाहिए कि चाहे सरकार विदेशी लोगों की है, लेकिन इसकी भावना राष्ट्रीय है। भारतीयों की भलाई के समक्ष अन्य सभी बातों को गौण समझती है। भारतीयों के सम्मान को अंग्रेजों के सम्मान जैसा ही महत्व देती है। अगला, भारत ब्रिटिश संयोग का प्रतिपादन, लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक आलोचना उन्होंने की। रानाडे की भांति गोखले का भी यह विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ही एक अंग है और इसने भारत को भारी लाभ पहुंचाए हैं। उनकी दृष्टि से ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े लाभ थे समस्त देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना, जिसे वे बहुत अधिक महत्व देते थे, तथा पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था। वे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई अंग्रेजी भाषा को भी भारत के लिए वरदान मानते थे, जिसके माध्यम से भारत लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया। उनकी धारणा थी कि ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखने से भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभा चमकेगी, दृष्टिकोण विकसित होगा और भावी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। पूना कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई हैं तथा अंग्रेज स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करती है कांग्रेस स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की आकांक्षा करते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही है। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकारी समझते हुए भी ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की आलोचना करने में वे पीछे नहीं रहते थे। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में
श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। श्रेष्ठ साम्राज्यवाद से उनका आशय था कि ऐसा शासन जो भारतीयों को अंग्रेजों के समान समझते हुए उनके प्रति सम्मान भाव रखे और शासन का संचालन भारतीयों के हित को दृष्टि में रखते हुए करे। जातिगत आधिपत्य और अहंकार पर आधारित साम्राज्यवाद को कि वे संकीर्ण साम्राज्यवाद और नितांत अनुचित स्थिति कहते थे। संवैधानिक साधनों और संवैधानिक आंदोलनों में अडिग विश्वास था उनको। गोखले को संवैधानिक साधनों और संवैधानिक आंदोलनों में अडिग विश्वास था। वे उग्र विचारों और साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए अहितकर समझते थे। इसके विरुद्ध वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से ही प्राप्त करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि हम जो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं वो संवैधानिक साधनों में रहते हुए ही हम कर सकते हैं। सन 1908 में उन्होंने इलाहाबाद में कहा था कि संवैधानिक साधनों से मेरा अभिप्राय शांतिपूर्ण साधनों से है। कुछ अवसर पर उन्होंने विचार व्यक्त किए कि करों को न देना भी संवैधानिक आंदोलन का ही एक अंग है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय जनता को ऐसा कोई उपाय अपनाने का परामर्श कभी नहीं दिया। उनका विचार था कि शिकायतें दूर करवाने के लिए शासन सत्ता पर संवैधानिक तरीकों से निरंतर दबाव डाला जाना चाहिए, पर यह दबाव प्रभावशाली तभी होगा जबकि उनके पीछे लोकमत की शक्ति और दृढ़ निश्चय हो। गोखले के मार्ग को उनके विरोधी लोग राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम भी दिया करते थे। स्वशासन की धारणा। गोखले क्रमिक सुधारों के मार्ग में विश्वास रखते थे, लेकिन इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्ति ही था। गोखले का विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही के फलस्वरूप शासन में जो आर्थिक और अन्य दोष प्रवेश कर गए हैं उनका निराकरण स्वशासन द्वारा ही हो सकता है। स्वशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामलों का प्रबंध स्वयं कर देना। 1905 में बनारस के अध्यक्षीय भाषण में गोखले ने कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित होना चाहिए। एक निश्चित समय की अवधि में भारत में ऐसी सरकार गठित हो जानी चाहिए जैसी कि ब्रिटिश साम्राज्य की अन्य स्वशासित उपनिवेशों की सरकारें हैं। 1907 में इलाहाबाद में दिए गए एक भाषण में उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसी ही हो जैसी कि अन्य लोगों की अपने देश में है। उन्होंने एक से अधिक बार यह स्पष्ट कर दिया था कि यह स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त होनी चाहिए। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिराज्य डोमिनियन स्टेट की स्थिति प्रदान करना था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड को प्राप्त थी, उसी प्रकार की भारत में डोमिनियन स्टेट अधिराज्य की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। अगला, सत्ता के विकेंद्रीकरण का विरोध। सत्ता के विकेंद्रीकरण का विरोध। प्रशासनिक स्वचारता पर अंकुश रखने और सत्ता विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ने के लिए गोखले ने
विभिन्न अवसरों पर अपने सुझाव व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और शक्ति में वृद्धि करके प्रांतीय विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। प्रांतीय विधान परिषदों को अधिकार दिए जाएं कि वे प्रांत के बजट पर वाद विवाद कर सकें। जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाए, जो कलेक्टर को प्रशासनिक मामलों में सलाह दें। हब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव दिए। सत्ता की सबसे अच्छी इकाई पंचायतों के रूप में है। प्रशासन के सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत हो, जिसे शासन संबंधी पर्याप्त अधिकार दिए जाएं। प्रशासन के माध्यम से इस मध्य स्तर पर जिला परिषदों का गठन हो और शिखर पर पुनर्गठित विधान परिषदें हों। प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने बजट भाषण में सरकार की द्वेषपूर्ण नीतियों की खुलकर आलोचना की और सरकार के समक्ष यह रचनात्मक सुझाव दिए कि आर्थिक पक्ष में गोखले का विचार था कि ब्रिटिश शासन के बढ़ते हुए संवैधानिक व्यय को बढ़ते हुए गृह व्यय के कारण भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और कोई ध्यान नहीं दिया और इस स्थिति में विनाशकारी परिणाम भी सामने आए। गोखले ने सरकार पर निरंतर इस बात के लिए दबाव डाला कि जन कल्याण पर अधिक व्यय करें, सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाएं, सैनिक व्यय कम करें तथा प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने शिकायत की कि सफाई, शिक्षा आदि आवश्यक जन कल्याण के लिए कार्य करें और उन्होंने अनिवार्य शिक्षा को महत्व दिया। गोखले ने 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में उन्होंने 9 तत्कालीन मांगें प्रस्तुत की। सरकार से आग्रह किया कि इन मांगों को यथाशीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधान परिषदों का सुधार किया जाए, इन परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बढ़ाया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि बजट परिषदों द्वारा ही पारित हो। भारत परिषद के में कम से कम 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाए। देश के सभी जिलों में सलाहकार परिषद स्थापित हो और जिलाधीश प्रशासन के महत्वपूर्ण मामलों में अनिवार्य रूप से इन परिषदों की राय ले। भारतीय लोक सेवाओं की न्यायिक शाखा के लिए नियुक्त वकील मार्ग से ही की जाए। न्यायिक तथा कार्यपालिका विभागों का पृथक्करण करें, भारी सैनिक व्यय में कटौती करें और प्रशासनिक शिक्षा का प्रसार हो और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास और विस्तार हो और देहाती जनता को ऋण के बोझ से राहत देना हो। सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते थे। इसी कारण उन्होंने गणपति और शिवाजी उत्सव जैसे उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया और 1905 में उन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की। 1905 में उन्होंने भारत सेवक संघ का एक स्थापना की और उसमें उनका उद्देश्य राष्ट्र की एकता को मजबूत करना था। भारत सेवक संघ। अगला है स्वदेश का समर्थन लेकिन विदेशी का बहिष्कार नहीं। उन्होंने 1905 में वाराणसी में कहा था कि स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक दृष्टि के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। जिन श्रेष्ठतम आदर्शों ने मनुष्य जाति के हृदय को कभी प्रेरित किया, उनमें
स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हथकरघा उद्योग का पुनरुत्थान करने और उससे आधुनिक रूप देने के महत्व पर जोर दिया, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। किंतु स्वदेशी के समर्थक होते हुए भी गोखले ने बहिष्कार के उग्र अस्त्र के प्रयोग की अनुमति नहीं दी। राजनीति का आध्यात्मिकरण। उनका विचार था कि चारित्रिक विकास एवं नैतिक राजनीति के अभाव में स्वशासन हमारे देश के सार्वजनिक रोगों का उपचार नहीं बन सकती। इस प्रकार उन्होंने सार्वजनिक नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। देश के नागरिक सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक हों, तभी देश का विकास संभव है। सन 1905 में स्थापित भारत सेवक समाज का संभवतः सबसे प्रमुख उद्देश्य राजनीति का शुद्धिकरण कर उसे धर्म और नैतिकता से संबंध करना था। संभवतः गोखले के इन विचारों से प्रभावित होकर ही गांधी जी ने गोखले के प्रति गहरे सम्मान व्यक्त किया। भारत सेवक समाज की स्थापना राजनीति का आध्यात्मिकरण और देश के लिए समर्पित व्यक्तियों का एक समूह तैयार कर गोखले ने जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य पूर्ण किया। 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज नाम से एक संस्था की स्थापना हुई। इस भारत सेवक समाज का संन्यास श्री शिवराम हरि सेठ द्वारा किया गया। सर्वप्रथम गोखले ने अपने 3 साथियों सहित आधिकारिक और औपचारिक रूप से स्वयं को भारत का सेवक घोषित किया। वे इस संस्था के माध्यम से योग्य और प्रतिभाशाली नवयुवकों को प्रशिक्षण देकर देश के लिए समर्पण की भावना के साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवृत्त करना चाहते थे। इस संस्था में दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व 7 शपथ लेनी पड़ती हैं, जो इस प्रकार है। उनके विचारों में देश का हित सबसे अधिक महत्व और सर्वप्रथम मान्यता रखेगा तथा वह शक्ति भर देश की सेवा करेगा। राष्ट्र की सेवा करते समय वह किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं करेगा। वह प्रत्येक देशवासी को अपने भाई की तरह मानेगा तथा जाति अथवा संप्रदाय के भेदभाव के बिना सभी की प्रगति के लिए समान रूप से कार्य करेगा। स्वयं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए वह उन्हीं साधनों पर आश्रित रहेगा जितने उसे उपलब्ध हैं अथवा सोसाइटी जितने उन्हें देती है। वह धन कमाने के लिए अतिरिक्त समय नहीं देगा। व्यक्तिगत स्तर पर वह विशुद्ध नैतिक जीवन यापन करेगा। वह किसी से व्यक्तिगत आधार पर नहीं लड़ेगा। वह सदैव ही समाज के आदर्शों को अपने ध्यान में रखेगा तथा उसके हितों की पूर्ति के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करेगा। वह कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो समाज के आदर्शों के विपरीत हो। श्रीनिवास शास्त्री ने 15 जनवरी 1906 को सोसाइटी के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की थी और गोखले की मृत्यु के बाद ये संस्था श्रीनिवास शास्त्री के नेतृत्व में आगे बढ़ी। आज की जो भारत सेवक समाज के बारे में हमने आज बात की। आज की क्लास में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।